दोस्तों वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर होमगार्ड की रिक्रूटमेंट को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, फिजिकल वगैरह क्या क्या है, सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों तक यहाँ पे A to Z कंप्लीट पहुँचाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा एकदम ध्यान से देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सारी की सारी जानकारी बता दूंगा। ये आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, ये इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया बताया गया है वो सारी की सारी जानकारी बता देता हूँ। नोटिफिकेशन कब आया था? 9 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, आज से 2 दिन पहले। तो इसमें क्या कुछ कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि इसमें पोस्ट कितनी है। सबसे पहले हम इसमें पोस्ट देख लें कि इसमें कहा कि स्वयं सेवक। एक तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है पहले मैं ये बता देता हूँ। इसमें 2 पोस्ट रहने वाली है आपको, एक तो सेक्रेटरीट की होगी, एक होगी जनरल मैनेजर की पोस्ट। 2 पोस्ट, 2 टाइप की पोस्ट होगी। टोटल मिला के पोस्ट कितनी है? तो 3842 आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो फॉर्म शुरुआत होने की डेट है 12 जनवरी, 12/1/2023 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और ये कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 11/2/2023, मतलब 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो इनके बीच में आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अब कौन कौन से फॉर्म भरेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी। आप लोग इसमें जो अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो आप इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो आप करेंगे SSO ID से इसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो आप लोग SSO ID किसी से बनवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी SSO ID आसानी से बना सकते हैं। एकदम आसान ईजी प्रोसेस है, आप खुद भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में भी आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये इसकी वेबसाइट भी दे रखी है, यहाँ पे आप जाके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। इसमें अब फीस के बारे में थोड़ा बता दिया है कि जो फीस रहेगी उसके साथ 30 रुपये लगेंगे, प्लस 18% GST भी लगेगा। तो ये तो आपकी फ़ीस की बात हो गया। फीस इसमें लगेगी कितनी वो हम आगे देख लेंगे। अब इसमें क्या कहा है कि हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे। और आपको इसमें अपनी जो फोटो अपलोड करेंगे, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है एकदम जो अभी की रिसेंटली की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वही अपलोड करनी है, पुरानी अपलोड नहीं करनी है। और इसमें एक बात और कहा है, इस पर आपकी डेट होना ज़रूरी है। इस पर डेट भी लिखी हो, यहाँ पे है ना। इसके पश्चात की दिनांक अंकित तथा नमूना हस्ताक्षर स्कैन हेतु ई मित्र कियोस्क पर साथ लाओ। ये तो हो गया साइन की बात, लेकिन इसमें एक बात ये कहा है कि डेट आपकी फ़ोटो पर मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे DOP ऐसा लिखा होना चाहिए कि DOP आपकी कब की है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में देना, आपको DOP इसमें लिखना है, वरना कल को हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आप लोग इस चीज़ से बचने के लिए DOP पहले से ही लिख के रख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको नई जो रिसेंट की फ़ोटो है वही लगानी है, ऐसा नहीं है कि पुरानी फ़ोटो आप लेके जा रहे हैं। और ये जानकारी आपके लिए कोई ज़रूरी है नहीं, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरी है नहीं। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा है। इसमें तो ये सारी की सारी प्रोसेस बताई है कि आप लोग आवेदन करेंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, फिर आपको सबमिट करना होगा। तो ये सारी की सारी बात आप लोग जानते हैं। अब इसमें जो फीस है वो कितनी फीस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप है OBC और जनरल कैटेगरी, OBC अगर जनरल कैटेगरी है तो आपकी फ़ीस यहाँ पे 250 रुपये लगने वाली है। वहीं अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST और EWS और MBC, SC ST EWS और MBC से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये फीस लगेगी, प्लस 30 रुपये और लगेंगे अलग से, और प्लस 18% GST इसमें ये कहा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे कितनी फीस आपकी लगने वाली है। इसमें GST भी लगेगी, और जो इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो लगभग मान के चलो अगर 200 रुपये फीस है तो 230 पे 18% GST और लगेगी, तो आपकी लगभग 260-70 के आसपास फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है। अब इसमें है शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र। इसमें क्या कुछ कहा गया है? तो जो प्रवेश पत्र वो आप SSO ID से आसानी से देख सकते हैं, या फिर आपको ईमेल ID पर भी, मोबाइल नंबर पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो भेज दिया जाएगा। तो इसमें तो खाली यही कहा गया है। इसमें रिक्त पद कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली है, इसके बारे में यहाँ पे एक पूरा जो चार्ट है वो पूरी यहाँ पे जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट जिलों के नाम लिखे हैं, तो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है। यहाँ पे फिर विधवा हो गया, सामान्य सामान्य, यहाँ पे महिला और पुरुष की कितनी कितनी यहाँ पे पोस्ट है। तो ये तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा अलग से, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जाके देख लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना कि कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली। आगे और भी दे रखी है, यहाँ पे और भी दे रखी है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बीकानेर, बाड़मेर, ये जैसलमेर, BHG में यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है ये भी यहाँ पे दे रखी है। तो आप लोग इनको अपने अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना, ये देख लेना आप लोग, जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ कहा है
इसमें नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, तो इसमें नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र के बारे में क्या कहा गया कि नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब अप्रैल 2023 में आपका फिजिकल वगैरह सारी की सारी यहाँ पे जानकारी, सारी की सारी जो भी चीज़ें वो सारी की सारी आपसे करवा दी जाएगी। तो 15 दिन पूर्व जो आपका पर एडमिट कार्ड है वो आप तक पहुंच जाएगा, तो आप लोग निश्चित नहीं, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर आरक्षण के बारे में भी यहाँ पे बता दिया कि कितना कितना यहाँ पे आरक्षण दे दिया जाएगा, महिलाओं के लिए यहाँ पे कितना आरक्षण, तो इस चीज़ को हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आप लोग अगर चाहें तो इसमें अगर किसी को कुछ अप्लाई हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, जो एक्स सर्विस मैन है उनको भी यहाँ पे आरक्षण है, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कितना आरक्षण आपको मिलने वाला। तो मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। कुछ हाँ ओबीसी वगैरह हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, नामांकन हेतु पात्रता योग्यता क्या कुछ है, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस बात का आपको यहाँ पे विशेष तरीके से ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला है कि जो शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निवास संबंधी योग्यता, इसमें निवास संबंधी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसमें कहा कि जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र या उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया उस जिले में निवास करने का तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आप लोग अगर जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप लोग अगर बीकानेर जैसलमेर कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो उस जिले या फिर आपकी जो तहसील है उसके तहसीलदार द्वारा आपके पास जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वरना आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आप वहीं के मूल निवासी है तो ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे, वरना आप लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब दूसरे पॉइंट में क्या है कि सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों की निवास संबंधी योग्यता, इसमें योग्यता क्या कहा है कि जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की नियुक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय के अधीनस्थ राजस्व ग्राम में निवास करने का तहसीलदार जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपकी रेंज 25 किलोमीटर की होनी चाहिए। कहने का मतलब आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, मान के चलो, हालांकि मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, कि कोई कुछ भी ले लेते हैं, हम बीकानेर या बाड़मेर कुछ भी ले लेते हैं, अगर मुझे इसमें कहीं से अप्लाई करना है तो मैं मेरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या फिर जो मैंडेटरी चीज़ वो क्या होनी चाहिए कि मैं जैसे यहाँ पे बिलोंग करूँगा तो मैं इसके एरिया के 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर मैं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मान के चलो मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और मैं बाड़मेर से अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। मैं बीकानेर से अप्लाई करता हूँ तो मैं वहीं का निवासी होना चाहिए, वहाँ का तहसीलदार मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उसी ज़िले में ही आप फॉर्म भरेंगे, दूसरे ज़िले में आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इसमें ये चीज़ें कह दी गई है यहाँ पे, तो यही कहे, बाकी हो सकता है कि आप अलग ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके कहने का मतलब तो यही निकलता है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप 10वीं पास हो, बस खाली आपने 10वीं नहीं 8वीं पास, आपने अगर 8वीं पास की है ना किसी भी स्कूल से, तो आप लोग इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी रहनी चाहिए, एज इसमें है कि 18 से कम है, 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2005 के बाद और 1/1/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। एज कब काउंट की जाएगी, मतलब एज की गणना किस डेट से की जाएगी, तो 1/1/2023 को यहाँ पे आपकी एज काउंट की जाएगी। मतलब 1/1/2023 को आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो ये तो है जो फिजिकल स्टैंडर्ड हम जिसको बोल देते हैं, मापदंड क्या कुछ है, हाइट वगैरह यहाँ पे बताती है। इसमें सबसे पहले है न्यूनतम ऊंचाई, सामान्य क्षेत्र के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 12 जिले के शहरिया हेतु। तो यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं, तो ये तो सभी के लिए अप्लाई है सामान्य क्षेत्र, और ये खाली 12 जिले के शहरिया हेतु अप्लाई है। इसमें पुरुष के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और वही महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रहनी चाहिए। फिर आगे सीने के बारे में कहा गया, सीना केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए सीने की कुछ भी यहाँ पे बात लागू नहीं है। बिना फुलाई सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। तो सीने का कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। महिलाओं पर ये चीज़ लागू है नहीं। वहीं वजन, तो वजन खाली महिलाओं पर लागू है, बाकी पुरुषों पर वजन की कोई भी चीज़ें लागू नहीं होती है। तो 47.5 किलो यहाँ पे वजन महिलाओं के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये मिनिमम है या फिर मैक्सिमम वेट है, तो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसमें मिनिमम वेट मांगा गया है या फिर मैक्सिमम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए फिर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको भी मैं अगर आगे कुछ दे रखा होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। 12 जिले के लिए यहाँ पे पुरुषों की हाइट 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 है। सीने की बात की जाए तो बिना फिलहाल 74 है, और फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर फुलावट तो होनी चाहिए। महिलाओं पर ये चीज़ लागू है नहीं। वजन की बात की जाए तो 43 किलो यहाँ पे वजन की बात है। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि SC ST OBC है, SC ST कैंडिडेट के लिए मापदंडों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो तो न्यूनतम लंबाई और सीने की न्यूनतम माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकेगी, किंतु 5 सेमी सीना फुलाए जाने की अनिवार्यता रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि आप लोग SC या ST कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे सीना या हाइट के बारे में दे रखा है। जैसे सीना यहाँ पे है
हाइट है 168 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पे, और सीने की बात है कि यहाँ पे 81 सेंटीमीटर है। तो अगर आप लोग SC/ST से बिलोंग करते हैं तो मान के चलते हैं कि आपकी हाइट इतनी नहीं बैठ रही है, तो आपकी अगर 163 सेंटीमीटर बैठ रही है तो भी आपका यहाँ पे काम चल सकता है, मतलब 5 सेंटीमीटर तक की आपको छूट दे दी जाएगी। वहीं अगर सीने की बात की जाए तो सीना अगर मान के चले 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर अगर आपका सीना है तो चल जाएगा सीना, आप यहाँ पे निकाले नहीं जाओगे। लेकिन एक बात और कहिए, इसमें जो फुलावट है वो 5 सेंटीमीटर की होनी ही चाहिए। अगर आपकी फुलावट 5 सेंटीमीटर की नहीं है तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर सीना अगर 5 सेंटीमीटर कम है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। फिर आगे है मेडिकल की बात। मेडिकल में क्या है कि अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। मानसिक रूप से आप एकदम सही होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, कोई भी रोग वगैरह कुछ भी आपकी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, भेंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष या फिर जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं, मधुमेह ना हो, डायबिटीज़ वगैरह, अल्बुमिनूरिया ये चीज़ ना हो, फिर हकलाकर बोलना और पैर समतल होना, हर्निया शल्य प्रॉब्लम, सर्जिकल प्रॉब्लम, कुछ किसी ने अगर पहले कोई ऑपरेशन वगैरह करवाया हो तो उसको उससे संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर कोई भी विकृति अगर आपके है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आप में ना हो, आपके एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा हो, बिना चश्मे के आंखें एकदम 6/6 हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। नामांकन के लिए अयोग्यता मतलब कौन कौन इसमें डिस्क्वालीफाई, कौन कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कोई पुरुष महिला जिनके एक या एक से ज़्यादा से पति या फिर पत्नी हो, या फिर किन्होंने अगर कोई लड़का या लड़की जो है कि शादीशुदा है और उन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र वो अगर जारी नहीं किया है तो भी वो अमान्य जाएंगे, या फिर आपने अगर कोई दहेज वगैरह लिया तो भी आप लोग अमान्य हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे, तो इनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कुछ आपके लिए मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लागू होने वाली है। अब है नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया किस तरीके से किया जाएगा, कि आपका चयन यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रमाण पत्र आपकी जांच की जाएगी कि आपने जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हमने भैया 8th पास किया, तो इसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि जिस जिले से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी जिले का आपके पास मूल निवास से होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद में आगे आप लोगों को बताऊँगा। फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कि आप लोग SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, OBC है या EWS है। तो सारे के सारे जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। फिर जो जनजातीय क्षेत्र TSP हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, उनके पास भी उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि भैया हम शहरी जाति से बिलोंग करते हैं। फिर जो अगर विधवा वगैरह है तो उनके भी कुछ जो भी है तलाक वगैरह की सारी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपके पास सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने होती राजकीय चिकित्सा से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र। कोई भी जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप लोग फिजिकली रूप से एकदम फिट, आप में किसी भी तरह की दिक्कत है नहीं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास 2 रंगीन फ़ोटो होने चाहिए। इसमें कहा कि 2 रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए। जो आपने फ़ोटो आवेदन करते समय चिपकाए हैं, लगाए हैं, वही सेम के फ़ोटो आपके पास लेने हैं। तो ये तो हो गया जो डॉक्यूमेंट्स की बारी है वो सारी की सारी। इसमें एक पॉइंट रह जाता है, ये वाला कौन सा 4 नंबर पॉइंट, विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र। तो ये मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताने वाला हूँ। फिर दूसरा सेकंड चरण, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब होगा आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इसमें फिजिकल होगा। इसमें है कि जो लेडीज़ और जो मेल या फीमेल है उनका अलग अलग से यहाँ पे जो है फिजिकल लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लेवे, उनको अलग से कोई ऐसे अवसर नहीं दिया जाएगा। इसमें यह कहा है कि उनको अलग से कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा कि अगर वो गर्भवती है तो उनका बाद में फिजिकल वगैरह, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो जो अगर कोई है ऐसी लेडी तो वो इसमें अप्लाई ना करे, ये मेरी एक सलाह है आपके लिए। अब यहाँ पे जो फिजिकल है उसमें आपको क्या करना है, फिजिकल में है यहाँ पे फिजिकल के अलग अलग नंबर है। इसमें क्या है कि जो है मेल कैंडिडेट के लिए इसमें क्या है कि आपको 1000 मीटर आपको दौड़ना होगा, मतलब 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, और इसके टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर है। अगर आपने 3 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने 1000 मीटर दौड़ दिया है, इससे कम में अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने 3 मिनट 45 सेकंड में अगर आपने 1 किलोमीटर पूरा किया है तो आपको इसमें 10 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर 4 मिनट तक आपने समय लिया है तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर 4 मिनट से ज़्यादा का टाइम आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसमें अलग अलग नंबर है। इसमें अधिकतम अंक 15 ही है, सबसे ज़्यादा 15 है कि अगर 3 मिनट 30 सेकंड से पहले आपने अगर 1000 मीटर दौड़ दिया है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। ये तो बात होगी मेल कैंडिडेट के लिए। अब बारी आती है फीमेल कैंडिडेट, उनको 800 मीटर दौड़ना होगा। अगर उन्होंने टाइम लिया है 3 मिनट 30 सेकंड तो उनको 15 नंबर दिए जाएंगे। 3 मिनट 50 सेकंड टाइम लेते हैं तो उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर 4 मिनट 10 सेकंड तक टाइम लिया, अगर 4 मिनट 9 सेकंड टाइम लिया तब भी आपको यहाँ पे
5 नंबर। अगर 4 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा का अगर आप टाइम ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 0 नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो होगा पहला जो रनिंग है उसकी लेकर के यहाँ पे रनिंग इतनी रहनी चाहिए। अब आगे बारी आती है चिन अप की कि यहाँ पे चिन अप कितना होना चाहिए। इसके मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 10 नंबर है। पुरुषों के लिए 10 चिन अप के लिए कितने नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे। 7 चिन अप के लिए 7 नंबर, 5 के लिए 5 नंबर और 5 से कम के लिए यहाँ पे 0 नंबर आपको दिए जाएंगे। वही महिला वर्ग के लिए यहाँ पे गोला फेंक होगा, 4 किलो का अब यहाँ पे आपको गोला दिया जाएगा महिलाओं के लिए। अगर उन्होंने 16 फीट तक वो गोला फेंक दिया तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 15 मिनट तक फेंका तो आपको 7 नंबर। 14 फीट तक अगर फेंक रहे हैं तो 5 नंबर। और अगर 14 फीट से कम फेंक रहे हैं, मान के चलते आपने अगर खाली 12 फीट फेंका है तो आपको यहाँ पे 0 नंबर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया इसके लिए। इसमें एक पॉइंट है ये कहा है कि जहाँ पे फिजिकल होगा उसमें दौड़ में केवल आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, कोई अपील दायर करने का अवसर आपके पास से नहीं होगा। और इसमें कहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा, पहले दौड़ किया जाएगा। तो अगर दौड़ में अगर आपने 0 नंबर मिले हैं तो आप लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें कहा है कि दौड़ में फिर अगर आपने पास कर दिया तो फिर आपका आगे का चरण यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपने जो जानकारी है वो यहाँ पे कहा है, तो इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा चरण है शारीरिक मापतोल परीक्षण, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी हाइट वगैरह सीना वगैरह देखा जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था ना कि हाइट इतनी होनी चाहिए, सीना इतना होना चाहिए, फुलाई इतना होना चाहिए, बिना फुलाई इतनी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। और इसमें है आगे क्या है, हाँ एक चीज़ एक पॉइंट और इसमें दे रखा है कि अगर शारीरिक मापतौल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपये जमा कराकर शारीरिक मापतौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकते हैं। मान के चलते आपने कुछ अगर थोड़ी बहुत कमी वगैरह रहेगी तो आप लोग 500 रुपये जमा करा करके कुछ अपील वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर आपको पुनः उसमें परीक्षण किया जाएगा। मान के चलते हैं कि आपकी अगर हाइट में हाइट आपके अकॉर्डिंग पूरी निकल रही है हाइट, और उसमें जब आपका फिजिकल किया गया, आपको मापा भी गया, तब वहाँ पे क्या है गलती से कुछ यहाँ पे कारणवश आपकी हाइट थोड़ी वहाँ पे कम दिखा दी गई, तो इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरी हाइट तो एकदम पूरी है, उन्होंने गलती कर दिया, तो उसके लिए ये कहा है कि आपको 500 रुपये फीस जमा करवा के आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि मेरी फिर से दोबारा से यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो किया जाएगा। ये खाली हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह के लिए, ऐसा नहीं है कि ये दौड़ के लिए लागू है, ये दौड़ के लिए लागू नहीं है, खाली जो नाम मापतौल है उन्हीं के लिए ही यहाँ पे लागू है। फिर तीसरा चरण आता है विशेष योग्यता। जो मैंने कहा था ना विशेष योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यह अधिकतम 20 अंकों का है। विशेष योग्यता में क्या होना चाहिए, अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी का अधिकतम अंक इसमें 6 नंबर का है। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तब तो 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर बी सर्टिफिकेट है तब 4 नंबर। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। वही अगर आपने RCAT की है तो भी आपको 4 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर आप अगर आपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भूतपूर्व DOE ACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अथवा NCVT या फिर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त, अगर आपने ITI भी की है तो भी आपको यहाँ पे 4 नंबर दिए जाएंगे। मतलब RCAT की है, ITI वगैरह की है तो आपको यहाँ पे 4 नंबर मिले जाएंगे। फिर आगे में क्या है कि अगर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन का, अगर आपके पास कोई भी किसी भी ITI से अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, अगर आपके पास इनमें से कोई अगर डिप्लोमा है इन कैटेगरी में तो भी आपको यहाँ पे 3 नंबर एक्स्ट्रा से अलग से दिए जाएंगे। फिर अगर आपने कोई नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का कुछ भी अगर आपने गेम वगैरह खेला तो भी यहाँ पे आपका नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला तब तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर खेला है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए जाएंगे। वहीं आपके पास अगर स्काउट प्रमाण पत्र है, अगर राष्ट्रपति पुरस्कार है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, राज्य पुरस्कार है तो 3 नंबर, और तृतीय सोपान उत्तीर्ण है कोई और एक्स्ट्रा तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर हल्का भारी मोटर वाहन चालक, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, भारी मोटर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। हल्का मोटर वाहन चालक है तो आपके पास आपको 2 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसमें भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो विशेष योग्यता हेतु इसमें कहा कि यहाँ पे कुल इसमें ये सारे पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे ये चीज़ तो होगी। फिर आपको चौथे पॉइंट में क्या होगा, आपका जो इंटरव्यू है वो आपका लिया जाएगा, इसमें मैक्सिमम अंक 5 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें होंगी तो ये सारा का सारा पॉइंट है, जितने भी है 4 पॉइंट है तो इसमें 50 नंबर होंगे। 50 नंबर को आपका ये पूरा पेपर रहने वाला है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है कि इसमें क्या कुछ कितना है। तो सबसे पहले आपका जो
फिजिकल वगैरह है कि उनके नंबर यहाँ पे 25 है, 25 नंबर आपके फिजिकल होंगे। फिर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, विशेष वगैरह डॉक्यूमेंट है, तो उनके 20 नंबर मैक्सिमम उनके हैं, जो मैंने ऊपर अभी अभी बताया है ना, वो सारे के सारे। फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, तो टोटल मिला के 50 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर लास्ट में फाइनल में आपकी चयन सूची आ जाएगी, सिलेक्शन की, जो किन किन का सिलेक्शन हुआ है, तो ये सारी की सारी जानकारी इसमें है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें देख के आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण भी आपको दिया जाएगा। इसमें सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांकों के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मान के चलते हैं 2 बंदे हैं, उनके 30 नंबर है, एक की तो डेट ऑफ बर्थ है मान के चलो 99, एक की है 2000 है, तो इनको वरीयता किसको वरीयता दी जाएगी? तो जो 99 वाला है, जो बड़ा बंदा होगा, जिसकी एज ज़्यादा है, उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल से रख सकते हैं। बाकी अगर जैसे शैक्षणिक योग्यता अगर आपकी समान है, तो आपको यहाँ पे अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यदि आपके इसके बाद भी अगर आपके जो नंबर है वो अगर समान है, तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। इसमें ये बात कही गई है, तो इसका कोई यहाँ पे मतलब है नहीं। फिर आपका स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल वगैरह है, तो आपके पास मेडिकल की सारी चीज़ें आपकी एक बार प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, एकदम आप एकदम स्वस्थ रूप से होने चाहिए, आप में किसी भी तरह का कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र वो आपका होना चाहिए आपके पास, आपके जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह उसमें आपका होना चाहिए। और फिर आगे ये आपके काम की कोई भी यहाँ पे चीज़ है नहीं, तो इसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होती नहीं है। तो जो भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुँचा दी है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा कुछ और जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहे तो एक बार इस नोटिफिकेशन को भी आप लोग जाके अपने बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो भी ज़रूरी पॉइंट्स थे, जो ज़रूरी मुझे लगते थे कि आप लोगों तक पहुँचने चाहिए, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।